हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और एक पढ़ी थी हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वहाँ पे एक टर्म आई थी फोटोन। तो आज हम उस टर्म को डिस्कस करेंगे, फोटोन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली फोटोन क्या है, इसके बारे में मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था कि जो लाइट रेडिएशंस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो कंटिन्यूसली वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ना प्रोपगेट करके वो कुछ एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में क्या करती है, फ्लो करती है। और उन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम, वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी, वेव पैकेट ऑफ एनर्जी। और क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्वांटम। और क्या बोल सकते हैं हम, क्वांटम। और वन क्वांटम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम, फोटोन। वन क्वांटम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, फोटोन। तो मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था कि जो लाइट रेडिएशंस जब कभी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक पार्टिकल की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम, फोटोन। और इसी का एविडेंस दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने भी यहाँ से एविडेंस दिया था कि जो लाइट रेडिएशंस है वो पार्टिकल्स को कंसिस्ट करते हैं। न्यूटन्स के अकॉर्डिंग उन पार्टिकल्स को नाम दिया था कॉर्पस्क्यूल्स, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन पार्टिकल्स को नाम दिया था फोटोन। तो फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको सिंपली क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। और वन क्वांटम ऑफ लाइट को हम क्या नाम देते हैं, फोटोन। वन क्वांटम ऑफ लाइट को क्या नाम देते हैं, फोटोन। फॉर एग्जांपल वाटर वेव देखिए, वाटर फ्लो कर रहा है। अब हम मानते हैं वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करने लग रहा है। अगर हम वहां पे कंसिडर करते हैं कि वाटर को हम पैकेट्स में पैक कर दिया और वो पैकेट्स मूव करने लग रहे हैं, तो उन पैकेट्स को क्या नाम दिया हमने, वाटर पैकेट। ऐसे लाइट रेडिएशंस भी क्या करती है, पैकेट की फॉर्म में क्या करती है, प्रोपगेट करती है, और उन पैकेट्स को, वेव पैकेट्स को या एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम देते हैं हम, फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ द पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज द फोटोन। अब इनकी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ठीक है, फोटोन आर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मीनिंग क्या है, फोटोन भी कोई चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोटोन है वो कैसा पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिकली क्या, न्यूट्रल है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल फोटॉन्स। यहाँ पे एक वर्ड है ऑल फोटॉन्स, हमने यहाँ पे फोटो नहीं लिखा है। ऑल फोटॉन्स आर ट्रेवल्स with the speed of light, with the speed of light in vacuum। हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑल फोटोन, हमने यहाँ पे फोटो नहीं लिखा। देखो ऑल फोटोन का मीनिंग क्या है, अभी हमने लास्ट पीरियड में, उससे पहले हमने डिस्कस किया था लाइट रेडिएशंस के बारे में। जो लाइट रेडिएशंस है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट रेडिएशंस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप की वेव्स होती है, लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे एंड गामा रेज, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और सभी की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। तो इसके रेडियो वेव्स के जो फोटोन है, माइक्रोवेव्स के जो फोटोन है, विजिबल रेज में एक स्पेक्ट्रम आता है जिसको क्या बोलते हैं हम, विबग्यो। विबग्यो स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इंफ्रारेड के फोटोन, यूवी के फोटोन, एक्सरे के फोटोन, गामा रे के फोटोन, सभी के फोटोन अलग अलग है, लेकिन जितने भी फोटोन हैं वो सभी एक सेम स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इनकी जो
अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं कितने 10⁻³ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से क्या करते हैं वैक्यूम और एयर में क्या करते हैं ये ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जितनी भी टाइप की रेज है और जितने भी फोटोन्स है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के फोटोन अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है और जो फोटोन की जो एनर्जी है इस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके फोटोन जितने भी टाइप की रेज हैं सभी के फोटोन्स सेम स्पीड से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है कितना, अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है द रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है कितना होता है, 0। इसका मीनिंग क्या, दैट इज फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है, अब इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स करती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसका जो फोटोन का मास है हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन जो काइनेटिक मास है जिसको सिंपली हम इनर्शियल मास बोलते हैं उसको आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस के कारण हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूला से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटोनियन मैकेनिक्स द मास ऑफ द फोटोन कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी या अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मास इनर्शियल मास द मास ऑफ द फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड, मास ऑफ द फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अब देखो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E = mc² पर रखा है सभी ने, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E = h म्यू। तो इधर से जब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके आ जाए, दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट सेम, mc² = h म्यू, तो इधर से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h म्यू डिवाइडेड बाय c²। इसको क्या नाम देते हैं हमने, दिस इज द काइनेटिक मास, काइनेटिक और इनर्शियल मास ऑफ फोटोन, kinetic mass or inertial mass of photon. But according to the Newtonian mechanics, the mass of the photon cannot be defined, ठीक है, because photon is not a particle. इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल है तो उसका मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, लेकिन जो मास ऑफ द फोटोन अगर पार्टिकल की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस आता है आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग, और एनर्जी की फोटोन की एनर्जी पुट करेंगे तो हमारे पास जो मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज फोटोन का मास कितना आएगा, और उस मास को क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक मास और इनर्शियल मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसकी, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, दैट इज E = h म्यू। हेयर h क्या है यहाँ पे, h बी द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो हम यहाँ से बता सकते हैं द एनर्जी ऑफ द फोटोन h बी द कांस्टेंट, और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो फोटोन की एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंट ऑफ फोटोन इज गिवन बाय P = mc, P = mc। अगर हम यहाँ से m जो फोटोन एज ए पार्टिकल कंसीडर किया था हमने और इसका मास पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, P = m की वैल्यू h म्यू डिवाइडेड बाय c² इनटू में कितना आएगा, c, सिंगल सी कैंसिल, तो P की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, h म्यू बाय c। और हमें पढ़ रखा है एज न्यू बाय c = लैम्डा, न्यू बाय c = 1/λ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और h/λ। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो जो फोटोन के पास एनर्जी होती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, E = h म्यू, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है फोटोन की एनर्जी, डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट
डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और जो मोमेंटम होता है फोटोन का वो कितना होता है, P इक्वल टू एच न्यू बाई सी या P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, जो हम आगे भी कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स में। जिसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन does not depend upon intensity of light। एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे एनर्जी डिपेंड नहीं, क्योंकि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, इंटेंसिटी डिपेंड करते हैं फोटोन्स पे, ठीक है। और जो फोटोन की जो एनर्जी डिपेंड करती है, किसके डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। और हम इनका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, तो हम सिंपली यहां से बता सकते हैं जो एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। नेक्स्ट, अब देखो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। वहां पे दो पार्टिकल्स की इंटरेक्शन करवाई थी, और वहां पे एक पार्टिकल था फोटोन, फोटोन का इंटरेक्शन करवाया था मैटर के साथ, और मैटर को जो पार्टिकल कंसिडर किया था वो क्या लिया था हमने, एज अ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन इंटरेक्शन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन या कोलिजन बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। फोटोन और मैटर इन दोनों की जो इंटरेक्शन होगी, तो जो इनमें कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक मिलेगा। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो हम 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो कोलिजन को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, एक तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती थी, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता था, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती थी, और उसमें जो हम फोर्स यूज करते थे वो कंजर्व फोर्स यूज करते थे, या उनका वर्क डन बाय द फोर्स क्या था, कंजर्वेटिव था। ऐसे ही जो परफेक्ट, अगर दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल को नाम दे रखा हमने फोटोन, एक को नाम दे रखा हमने इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो इंटरेक्शन के कारण जो कोलिजन होगा, वो कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है, तो इनकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, इज कंजर्व। इसमें हमने प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस किया है, जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा वो कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो जो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम है वो इसका क्या रहेगा, कंजर्व। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे मीडियम के साथ। अभी हमने पढ़ा था जितने भी फोटोन हैं, कितनी किसी भी रेडिएशन के, चाहे वो एक्सरे रेडिएशन है, चाहे विजिबल रेडिएशन है, चाहे गामा रेडिएशन है, जितनी भी रेडिएशन है सभी सेम स्पीड से मूव करते हैं। अगर मीडियम चेंज होगा तो इसकी वेवलेंथ के ऊपर, उसकी एनर्जी के ऊपर डिफेक्ट पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, या सिंपली बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज नॉट अफेक्टेड on changing the medium, on changing the medium, ठीक है। लेस डेंस मीडियम में जाते हैं हम, लेस डेंस मीडियम में जाते हैं, सिंपली हम इसको रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम बोलते हैं, ऑप्टिकल फिनोमेना के बिहाफ पे। ऐसे जो एनर्जी है फोटोन की, वो मीडियम को चेंज करेंगे तो एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट the velocity of the photon, velocity of photon as well as its wavelength is changes with respect to medium, with respect to medium। लेकिन जो वेलोसिटी फोटोन की, वेलोसिटी फोटोन की वो मीडियम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। ऐसे वेवलेंथ है फोटोन की, वो मीडियम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। ये हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, ऑप्टिक्स में भी आता है,
जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ भी क्या होगी चेंज। बट फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स। जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम सोर्स को चेंज करेंगे तभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी चेंज होगी, तभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी चेंज होगी। और जो फोटोन की एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या आता है, E इक्वल टू h nu बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर हम एक्स रे इंसिडेंट कर रहे हैं या गामा रे इंसिडेंट कर रहे हैं या यूवी इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे कितने भी मीडियम आए, वाटर आ गया, ग्लास आ गया, फिर हमने कोई भी हमने डेंस गैसेस मीडियम ले लिया, तो सभी में उसकी एनर्जी क्या रहेगी सेम, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। लेकिन उनकी उस रेस्पेक्ट में, इस मीडियम के रेस्पेक्ट में उनकी वेवलेंथ और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी चेंज होगी जब हम मीडियम को क्या करेंगे चेंज करें। क्योंकि जो वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है मीडियम, बिकॉज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स। तो अगर फिर डिस्कस करते हैं जनरली फोटोन क्या होता है, लाइट रेडिएशंस दो पार्टिकल को कंसिस्ट करती है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से फाइंड आउट हुआ था, जो मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था कि जो लाइट रेडिएशन से कंटिन्यूअसली वेवफ्रंट की फॉर्म में प्रोपगेट नहीं करती है, ये कुछ एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में क्या करती है प्रोपगेट करती है। और उन एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया था हमने, फोटोन। जितने भी फोटोन है वो सभी सेम स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से इससे अफेक्ट नहीं होते हैं। जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और जो काइनेटिक मास और जिसको क्या नाम दिया हमने इनर्शियल मास, वो हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू आई थी m = h/c। उसके बाद जो एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, और किस पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी के ऊपर। ऐसे हमने कुछ इसका जो फोटोन की एनर्जी होती है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, और जो मोमेंटम होता है उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या किया था फाइंड आउट किया था। ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए, जो एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आ सकते हैं। तो अब कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे और उन रिलेशंस के बिहाफ पे हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, और उन फॉर्मूला के बिहाफ पे हम ग्राफिकल की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था उसमें हमारे पास एक रिलेशन आया था, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या आया था, E be the charge on an electron, V naught be the stopping potential। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बारे में आया था, E V naught पे। ये कब आया था, जब हमारे पास ये टर्म आई थी स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में हमने बताया था कि जो भी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो फोटो करंट कितना हो जाएगा 0। और उस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्कडन करता है किनके ऊपर करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो किसके बराबर हो जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आया था हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई थी किसके बराबर आया था हमारा, h nu माइनस में फाइ नॉट, h nu माइनस में फाइ नॉट। h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, nu क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, और h nu क्या एनर्जी ऑफ द फोटोन, माइनस में फाइ नॉट के यहाँ पे वर्क फंक्शन। और जो फाइ नॉट की वैल्यू आई थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टर्म में कितने आए थे, E = h into में V naught। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। उन रिलेशंस के बिहाफ पे हम ग्राफ को स्टडी करेंगे मैथमेटिकली और एकदम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमने इसका मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, इसी के बिहाफ पे हम ग्राफ की स्टडी करेंगे, और ग्राफ की स्टडी के बिहाफ पे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एज वी नो दैट हमने इक्वेशन लिखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन आई थी हमारी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स किसके बारे आई थी आपकी, h nu माइनस में फाइ नॉट, h nu माइनस में फाइ नॉट। तो इसको लेके चलेंगे हम। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, अब फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की,
ये किसके बराबर है हमारे पास, ई वी नोट के बराबर। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे बट वी नो दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर आती है, ई वी नोट के बराबर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाइव नोट, ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाइव नोट। और यहाँ से जो वी नोट की वैल्यू आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, एच बाई ई को इधर लेके राइट साइड में इंटू न्यू माइनस में फाइव नोट अपॉन में ई। तो एक रिलेशन आएगी, इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिस रिलेशन के बिहाफ पे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे और ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया क्या, एच अपॉन में ई न्यू माइनस में फाइव नोट अपॉन में ई। इसमें जितनी भी टर्म राइट साइड में सभी को डिस्कस करते हैं। एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन, चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट। न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ये चेंज हो सकती है। फाइव नोट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ई क्या है यहाँ पे, चार्ज, ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये पांच फैक्टर है, पांचों फैक्टर में एच ई फाइव, ये फैक्टर क्या है, सेम है, कांस्टेंट रहेंगे। तो वी नोट की वैल्यू जो चेंज होगी वो किसके कारण चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी का। अगर हमने मान लिया मेटल को चेंज है, एक सेम मेटल प्लेट के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या करेगा, रिलेट करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम इसको रिलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कंपेयर अबो रिलेशन विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो m क्या होता है, स्लोप, x का इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे जो y एक्सिस पे क्या लाई करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे क्या लाई करेगा, फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे ग्राफ लोड करते हैं। यहाँ पे ग्राफ लोड करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया फ्रीक्वेंसी, ये हमने मान लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमने मान लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसका जो कर्व है वो हमें मिलता है इस टाइप का, according to the formula if frequency will be increased then stopping potential is also increased। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है every metal has the minimum frequency। तो हम इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर मेटल प्लेट की अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे तो जो ये दो पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इस केस में देखो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे। तो जो y एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने यहाँ पे शो कर दिया, x एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब m के यहाँ पे स्लोप, तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू h अपॉन में। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ व्हाट वैल्यू इज गिवन बाय द स्लोप। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें जो स्लोप आता है वो स्लोप किसकी वैल्यू प्रोवाइड या कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, व्हाट वैल्यू इज गिवन बाय द स्लोप। तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू h अपॉन v। बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक। अभी इसमें पढ़ेंगे इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट अलोंग x एक्सिस, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, न्यू नोड। न्यू नोड के यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और क्या बोल सकते हैं इसको हम, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो ये टर्म आएगी, ये टर्म सी विद द इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस, इधर से कितना आएगा, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग आएगा, यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग आएगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग किस कौन से एक्सिस पे, नेगेटिव पे माइनस, तो इधर कितना आएगा, माइनस फाइव नोट अपॉन में ई, माइनस फाइव नोट अपॉन में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक नंबर ग्राफ सीधा अपलोड करवा लेते हैं, या किन्हीं दो मेटल प्लेट के लिए ग्राफ अपलोड करवा लेते हैं, इधर से पूछ लेते किस बॉडी का वर्क फंक्शन या किस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कम है, ठीक है। तो किसके लिए हमें हाई एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा, किस मेटल प्लेट के लिए हमें लो एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ लोड किया हमने इन इक्वेशंस के बिहाफ पे, तो y एक्सिस के लोग क्या है, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। x एक्सिस के लोग क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे जो m है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, जो m है, m किसके बराबर, h अपॉन v। तो इस ग्राफ में जो स्लोप है किसके बराबर आएगा,
h बाई e के बराबर। अब इंटरसेप्ट की बात करें, एक्स एक्सिस के लंब जो इंटरसेप्ट आया है वो क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, म्यू नॉट। तो जो ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। जो ये लाइन है, जो इसकी लेंथ है, तो क्या प्रोवाइड करवाएगी, लेंथ प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो ये लेंथ है इंटरसेप्ट के कारण जो हमें नेगेटिव एक्सिस पे जो लेंथ मिली है, ये लेंथ हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से हम दो टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसके दो फॉर्मूले आते हैं। अगर हमें डायरेक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, और गिवन हो हमारे पास किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें स्लोप की वैल्यू मिलती है 2.14 into 10 to power minus 15 वोल्ट सेकेंड, ये हमें स्लोप की वैल्यू मिलती है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस केस में h की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन experimental study of the photoelectric effect, we find we draw the graph between stopping potential and frequency, and from this graph the slope of the graph is found to be 2.14 into 10 to power minus 15 वोल्ट सेकेंड। देन कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से सीधा ये हमें फॉर्मूला पता है, या तो इस फॉर्मूला का यूज करें। तो क्या है, देखो, एज यू नो दैट स्लोप ऑफ द वी नोट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वी नोट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या आता है, h बाई ई। तो ये इधर से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई इनटू ई। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू गिवन में 2.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। ई क्या है, चार्ज होने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम से, तो इसका जो रिजल्ट है कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बेस सेम पावर को ऐड करेंगे, 10 टू पावर माइनस 15, 10 टू पावर माइनस 19, तो 10 टू पावर माइनस 34 इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ठीक है। एक हमारे पास पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी टर्म में भी आ सकता है। एक फॉर्मूला और आ सकता है हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है किसी भी ग्राफ में जो स्लोप, जो टेंजेंट है, वो क्या देगा हमें, स्लोप की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जो ये वैल्यू किसकी आएगी हमारे पास, स्लोपिंग पोटेंशियल की, और ये वैल्यू किसकी आएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम क्या लिखेंगे, एज m इज इक्वल टू टेंजेंट टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण बेस पे कितना आ जाएगा, वी नोट अपॉन में न्यू, वी नोट अपॉन में न्यू। अब पहले से अब लिखेंगे एज वी नो दैट जो स्लोप होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व में, तो किसके बराबर आता है हमारे पास, h अपॉन में e। तो दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट सेम, तो यहां से क्या मिलेगा, एक और फॉर्मूला आएगा हमारे पास, v नोट अपॉन में न्यू इज इक्वल टू h बाई e, v नोट अपॉन में न्यू इज इक्वल टू h बाई e। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल स्कीम में इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी के लिए, यहां से लेके यहां तक की फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, और हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू। तो हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर हमें कैलकुलेट करना हो वर्क फंक्शन, इसी ग्राफ से कैलकुलेशन ऑफ वर्क फंक्शन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फंक्शन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने के बाद अब देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, हमने इस पॉइंट को मान लिया ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए। यहां से देखो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव नोट अपॉन में ई इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, तो इसको हम मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ। ये भी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, फाइव नोट इज इक्वल टू ई इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ओ।
इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क फंक्शन। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क फंक्शन। तो स्टोपिंग जो प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया m = h अपॉन में, या अगर हमें m की वैल्यू गिवन है जैसे कि हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, तो हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, इस फॉर्मूले की बिहार पे हम क्या निकाल सकते हैं, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट ग्राफ था। तो हमने ये वेरिएशन पढ़ी है v0 इनटू में न्यू। v0 क्या है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट लाइट। तो हमें इस टाइप का हमें कर्व मिला है। नेक्स्ट इसी फॉर्मूले को हम आगे एक्सटेंड करते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में। दोबारा स्टडी करते हैं। जो हमारे पास रिलेशन आया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आया था आइंस्टीन इक्वेशन से, h न्यू माइनस में। अब देखो अगर यहाँ पे फाई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, हम फाई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे h न्यू नॉट, तो क्या आएगा हमारे पास h न्यू नॉट, और इधर से क्या मिलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h इनटू में न्यू माइनस में न्यू नॉट, न्यू माइनस में न्यू नॉट। एक हमें फॉर्मूला पढ़ रखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, इधर से कितना आएगा v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, और 1 अपॉन में t क्या होता है न्यू, तो इधर से फॉर्मूला v कितना आ जाएगा न्यू लैम्डा। अब यहाँ पे हमें पता है जितने भी फोटॉन्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आएगी c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू कितनी आएगी न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, और न्यू नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी c बाई लैम्डा नोट, c बाई लैम्डा नोट। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ev नोट, स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म में तो क्या लिखेंगे एज, या क्या लिखेंगे बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितनी आती है यहाँ पे ev नोट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या आएगा c अपॉन में लैम्डा माइनस में c अपॉन में लैम्डा नोट, और v नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी h बाई e इनटू में, या c को कॉमन निकाल सकते कितना आएगा 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नोट। एक ही फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। अब यहाँ पे लैम्डा नोट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, और हम इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिलेशन पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। उसी के भी यहाँ पे हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी, इनका क्या रिलेशन है, इसके लिए यूज करेंगे हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है थी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे हमारे h न्यू माइनस में फाई नॉट, h न्यू माइनस में फाई नॉट। अब देखो इस इक्वेशन को यहाँ पे h क्या है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फाई नॉट क्या है यहाँ पे वर्क फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी विद द फ्रीक्वेंसी, किसके साथ वेरी करेगी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ को स्टडी करेंगे, ग्राफ किस टाइप का मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करवाएंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ। क्या देते y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस के लिए क्या लेंगे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और x एक्सिस के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने मान ली फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसे है लीनियर। तो इसका जो ग्राफ है हम नॉन जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एवरी मेटल प्लेट हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया था हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर मेटल के लिए क्या होती है अलग अलग होती है। तो इस टाइप का हमें क्या मिलेगा कर्व मिलेगा। ठीक है, इस कर्व को कंप्लीट करेंगे हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस इसके साथ कंपेयर करवाएंगे, तो इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास फाई नॉट। ठीक है, और x एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोर्ड एग्जाम में
एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट वैल्यू इज गिवन बाय द स्लोप इन फॉर द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी। तो इस केस को हम जब कंपेयर करवाएंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, तो जो m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से h देगा स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लास्ट केस में जो हमारा स्लोप आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, उसका स्लोप किसके बराबर आया था, m इज इक्वल टू h बाई e। इस केस में स्लोप कितना है हमारा, m इज इक्वल टू h। नेक्स्ट बार डिस्कस करेंगे हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का, और फोटो करंट और टाइम का, फोटो करंट और टाइम का। अब नेक्स्ट ग्राफ है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनका जो ग्राफ आएगा y एक्सिस पे हमने मान ली इंटेंसिटी, x एक्सिस पे हमने मान ली फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो ग्राफ आएगा इस टाइप का आएगा। हम इसको यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, और अभी हमने पढ़ा था इसका जो नेचर ऑफ मटेरियल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, एवरी मेटल प्लेट हैज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया था हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया था हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ आएगा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ऐसे ही ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये भी केस आया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन बट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मींस कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, एक्स एक्सिस पे मान लिया हमने इंटेंसिटी और वाई एक्सिस पे मान लिया हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैं आपको थोड़ा सा फिर रिवाइज करवाता हूं। ये ग्राफ पढ़ा था हमने इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ आया था। डिफरेंट इंटेंसिटी के ऊपर हमें ये I1 इंटेंसिटी, ये I2 इंटेंसिटी, I3 इंटेंसिटी, यहाँ पे आया था फोटो करंट, और यहाँ पे था हमारा कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर पोटेंशियल जिसको हम एनोड पोटेंशियल या एसिलेटेड पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल जो नाम दिया था, इस टर्म को क्या नाम दिया था हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस टर्म को क्या नाम दिया था हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफरेंट इंटेंसिटी की वैल्यूज है, डिफरेंट इंटेंसिटीज की वैल्यू है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इसका जो ग्राफ आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का कैसा आएगा, इंडिपेंडेंस का। इसका मीनिंग है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो लास्ट ग्राफ आएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम। तो इसका ग्राफ इस टाइप का है। यहाँ पे हमने मान लिया टाइम, यहाँ पे हमने मान लिया फोटो करंट, फोटो करंट। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो टाइम होता है हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर देन द 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं, एक इंटेंसिटी का और फोटो करंट का ग्राफ आया था। यहाँ पे हमने मान ली इंटेंसिटी, यहाँ पे हमने मान लिया फोटो करंट। तो इसका ग्राफ कैसा आया था, लीनियर ग्राफ। अगर हमने इस लाइट की इंटेंसिटी मान ली I1, अगर हम I2 इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी मान ली हमने I1, अगर I2 इंटेंसिटी के कारण ग्राफ आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन तो ये करंट है सैचुरेशन वैल्यू के बाद जो हमारा मींस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के केस में जो टाइम आता है वो क्या आएगा, दोनों के लिए सिमिलर ही आता है। तो ये पढ़े हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं।
हम ग्राफ स्टडी करेंगे। मोस्टली इस चैप्टर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे एक प्रॉब्लम आती है, ग्राफ दिए जाते हैं और उससे हमें कुछ टर्म फाइंड आउट करनी होती है। जैसे फर्स्ट ग्राफ हम कंसिडर करेंगे, I1, I2, I3, इसकी इंटेंसिटी न्यू 1, इसकी इंटेंसिटी न्यू 2, इसकी इंटेंसिटी न्यू 3। तो तीन कर्व है, कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी, कर्व ए, कर्व बी और कर्व सी। तो कैलकुलेशन क्या कहते हैं, फाइंड आउट द कर्व having same frequency but different intensity, तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कर्व है, कर्व किस किस के बीच में आएगा, यहाँ पे हमने मान लिया एनोड पोटेंशियल और ये हमारे पास फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। एक कर्व और कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे सेम हमने लिया है एनोड पोटेंशियल या कलेक्टर पोटेंशियल, या जिसको हम एसिलेटिंग पोटेंशियल या क्या नाम दिया था हमने, रिटार्डिंग पोटेंशियल नाम दिया था, और यहाँ पे मान लिया हमने फोटो करंट। तो इसका कर्व हम कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं। ये चार कर्व है, ठीक है। ये एक कर्व है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, ठीक है। फोर कर्व है, तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द पेयर ऑफ कर्व, फाइंड आउट द पेयर ऑफ कर्व हैविंग सेम इंटेंसिटी but are of different material, तो दो ग्राफ है, इनको हम स्टडी करते हैं, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ दे रखा है फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल के बीच में, और हमारे पास तीन कर्व है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट द कर्व हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है। एक हमने रिलेशन पढ़ा था, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आता था, हमारा चेंज होता था। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आता था, सेम आता था। तो यहां से देखो हमारे पास तीन कर्व ए बी सी कर्व है। अब ए बी सी में तीनों की इंटेंसिटी क्या डिफरेंट है, इंटेंसिटी क्या यहाँ पे डिफरेंट है, और लेकिन इनमें फ्रीक्वेंसी सेम किसकी मिलेगी, जिन लाइट के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जिन लाइट रेडिएशंस के कारण, तीन लाइट रेडिएशंस है और इनके कारण हमें दो वैल्यूज मिले स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। तो जिन लाइट रेडिएशंस के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो देखो ये दो लाइट रेडिएशंस कौन कौन सी है, बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी एंड सी। बी एंड सी रेडिएशन हैव द डिफरेंट इंटेंसिटी बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये फर्स्ट जो ब्लैक कलर से हमने रेडिएशंस ड्रॉ की है वो 1 है, ये 2 है, ब्लू कलर से 3 और 4 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट द पेयर ऑफ कर्व हैविंग द सेम इंटेंसिटी बट आर ऑफ
डिफरेंट मटेरियल, लेकिन जो वो प्लेट्स है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी। कौन सी प्लेट? फोटो सेंसिटिव प्लेट। अब देखो इस केस में क्या होता है, जो फोटो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी के ऊपर। तो जहां पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू नंबर ऑफ कर्व के कारण क्या मिलेगी हमें? सेम। अब देखो दो कर्व के कारण सैचुरेशन वैल्यू करंट की सेम है, तो इन दोनों की जो इंटेंसिटी क्या है? सेम है। इन दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम। हमें पेयर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो इसका मीनिंग क्या है? 1 और 2 और 3 और 4 हैव द सेम इंटेंसिटी। 1 और 2 की सेम इंटेंसिटी है और 3 और 4 की क्या सेम इंटेंसिटी है, बट मेटेरियल डिफरेंट। का मीनिंग क्या है? दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल, नंबर ऑफ कर्व के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट। अब देखो 1 के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे आ रहा है, 1 के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे आ रहा है, और 2 के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? जो नेचर ऑफ मटेरियल वो क्या है? अलग अलग है। ऐसे ही 3 के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल, 4 के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अलग अलग। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा पेयर की फॉर्म में वो क्या आएगा? 1 और 2 एंड 3 एंड 4। 1 और 2 की जो इंटेंसिटी है वो सेम है। इंटेंसिटी सेम कब होती है? जब इसकी सैचुरेशन वैल्यू करंट भी क्या होती है? सेम होती है। 3 और 4 की इंटेंसिटी क्या है? सेम है। लेकिन देखो इन दोनों का कर्व, इन दोनों के कर्व के कारण जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है? अलग अलग है। इसका मीनिंग कि इनका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, एक और ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। यहां पे हमने मान लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पे मान लिया हमने फ्रीक्वेंसी। अब हमने दो मेटल प्लेट के लिए लिए है, मेटल फर्स्ट, मेटल सेकंड। ठीक है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान ली न्यू नॉट 1, इसकी हमने मान ली न्यू नॉट 2, न्यू नॉट 2। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? विच मेटल प्लेट हैज द हायर वर्क फंक्शन, या विच मेटल प्लेट हैज द लोअर वर्क फंक्शन। अब देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। फाई नोट क्या? वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पर किसके टर्म में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टर्म में फॉर्मूला क्या था? फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। अब जिस मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन में क्या मिलेगा? हमें ज्यादा मिलेगा। जिस मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वर्क फंक्शन में क्या मिलेगा? हमें कम मिलेगा। तो क्वेश्चन अगर हायर टर्म में पूछे तो हम हायर टर्म में बता सकते हैं, और लोअर टर्म में पूछे तो हम लोअर टर्म में बता सकते हैं। तो इसमें बता सकते हैं, अगर हायर की पूछे तो हायर वर्क फंक्शन किसका आएगा? आप लिखेंगे एज वी नो दैट जो फाई नोट 1 है, फाई नोट 1 हमने क्या मान लिया? वर्क फंक्शन फॉर मेटल 1, और फाई नोट 2 हमने क्या मान लिया? वर्क फंक्शन फॉर मेटल 2। तो इन दोनों बीच में क्या रिलेशन है? अब इस फॉर्मूले से h कांस्टेंट, तो जो वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस मेटल प्लेट की ज्यादा है? फर्स्ट की, तो यहां से क्या आएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? सेकंड की, तो इसका रिलेशन कैसा आएगा? ये रिलेशन आएगा। अगर हायर पूछे तो किसकी बताएंगे? सेकंड मेटल प्लेट एज द हायर वर्क फंक्शन, और अगर लो की पूछे तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट मेटल प्लेट एज द लोअर फंक्शन। तो आज के लिए ये अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे इन फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले पढ़े उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और इसका जो सेकंड पार्ट बचता है मैटर वेव्स का, डी ब्रोगली वेव्स, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।